हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के आई होप आप सभी की जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही होगी वो काफ़ी सही हो रही होगी। आज आप लोगों को जो है हिंदी का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप सभी के हिंदी के जो पेपर है वो किस तरह आने वाले हैं और कितना नंबर आप अचीव कर सकते हो उससे। देखो, ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, यूपी बोर्ड की तरफ से। तो ये एकदम सटीक मॉडल पेपर है। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज होकर के एमसीक्यूज क्वेश्चन की आशा करें कि एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे या अनदर थियरी नहीं मिलेंगी। आपको जो भी इसमें देखने को मिलेगा उससे अनदर आपको कुछ नहीं क्वेश्चन दिया जाएगा। और ये मान के चलो कि आपका 100 में 95 प्लस तो जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर जो आपको वीडियो पूरा लास्ट देखते हो तो आपको पूरा रिस्पांस देखने को मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा कि कितना नंबर आपका आ सकता है इससे। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो आपके जो मॉडल पेपर रहेंगे कुछ इसी तरह से रहेंगे। इसमें आपको गद्यांश के 5 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और कुछ एमसीक्यूज जो है वो पद्यांश को देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा कैसे दे रहा है, क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा पहले नंबर तो आप देख लो, इसी तरह से आपका पेपर रहेगा। अनदर और कुछ भी पेपर नहीं रहेगा। बस आप ये समझो कि आप लास्ट जो 24 तारीख को आपका पेपर है उसमें आप किस तरह लिखेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है। आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है जिससे आपका नंबर अच्छा आ सके। ठीक है, तो आपको जो खंड खा लिख देना है पहले, उसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या पहला आप डालेंगे। जैसा यहाँ प्रश्न देखने को मिल रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है के लेखक कौन है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये आपको संपूर्णानंद है। तो ये शिक्षा के जो उद्देश्य है इसके निबंध के लेखक जो है संपूर्णानंद जी है। इसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो लल्लू लाल है, लल्लू लाल की रचना क्या होती है। तो जो लल्लू लाल है उनकी रचना जो आपको अच्छे से पता होगा कि ये प्रेम सागर होता है। ये कई बार आपने रिपीट भी किया होगा। तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना हो जाती है। 1 नंबर आपको इस तरह से मिल जाने वाले हैं। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये पर्दा जो है कहानी के लेखक कौन है। तो जो पर्दा कहानी के लेखक है ये आपको अच्छे से पता होगा, यशपाल जी हैं। यशपाल जी जो है पर्दा कहानी के लेखक है। देखिए, यह यशपाल जी जो पर्दा एक कहानी जो आपको देखने को मिलेगा, यह एक उपन्यासकार हैं क्योंकि ये उपन्यास लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। फिर अगर जो बात करें आवारा मसीहा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है 100% आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा कि आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं ये कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और ये आपका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जो होते हैं वो आवारा मसीहा के जो है वह रचनाकार हैं। ठीक है, फिर अगर जो बात की जाए जो बाण भट्ट है की आत्म कथा जो है, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि इसके किस तरह से आपको याद करना है, तो देखो इसको भी आप याद कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ बोला गया है ना बाण भट्ट की आत्मकथा। तो आप इसको याद कीजिएगा बाह। ठीक है, बाह से याद कर लीजिए। तो बा का मतलब बाणभट्ट हो जाएगा, हा का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो अपने अपने ओपिनियन है कि आप किस तरह तैयार करते हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो सेकंड नंबर पे। देखिए, हम लोगों का जो गद्यांश है उसका एमसीक्यूज खत्म हो चुका। पद्यांश के एमसीक्यूज की बात करें तो पद्यांश का जो एमसीक्यूज हम लोग का है वह है कामायनी किस युग की रचना है। तो देखो, कामायनी की बात करें तो कामायनी जो है आपका वह है छायावाद युग की रचना। ठीक है, तो एक बात और भी है, कभी प्रश्न आ सकता है कि जो कामायनी में जो प्रथम सर्ग है उसका क्या मतलब है, यानी उसका क्या अर्थ निकलता है। तो प्रथम सर्ग जो है उसका अर्थ निकलता है चिंता। चिंता उसका अर्थ निकल के आता है प्रथम सर्ग का। और फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जो कामायनी है उसमें कुल कितने सर्ग हैं, तो कुल 15 सर्ग आपको देखने को मिलते हैं कामायनी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको लगा, मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट नंबर हम लोग जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा गया है कि जो निम्नलिखित कवियों में से कौन जो है प्रगतिवाद युग के कवि हैं। आपसे ये प्रश्न कहा गया है कि प्रगतिवाद युग की कवि की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हो रामधारी सिंह दिनकर। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह है प्रगतिवाद युग के कवि हैं। अब यहाँ पर आ रहा है जो तार साप्तक जो है का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तार साप्ताहिक का प्रकाशन वर्ष, इसको याद कर लीजिएगा, 1943 है। 1943 आपका तार साप्ताहिक जो है उसका प्रकाशन वर्ष है। देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है यह भी कि दूसरा जो साप्ताहिक है उसका अर्थ क्या होता है, दूसरा साप्ताहिक। तो आपको करना क्या है, 1900 जो आपका 43 है उसमें आपको 8 जोड़ देना है। ठीक है, अगर जो तीसरा पूछा जाता है तो जो आपका यहाँ वैल्यू आएगा उसके बाद आप उसमें 8 जोड़ दोगे तो आपको तीसरा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन चौथे की बात करें अगर जो, तो चौथे में आपको करना क्या है, अब यहाँ तो जोड़ेंगे लगभग में आपका आ जाएगा 1949। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगर जो आपसे कह दे चौथे जो शतक है उसका प्रकाशक वर्ष क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका 1949 आया है
उसमें आपको करना क्या है, 20 जोड़ देना है। तो लगभग में 1978 और 78-79 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके इसके अर्थ निकल के आ जाते हैं। लेकिन जरूरी यही है कि आपका तार सार्थक का प्रकाशक वर्ष तो 1943 आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है। ठीक है, अगर जो घ नंबर बात करें तो घ नंबर जो हम लोग का है वह द्विवेदी युग की जो रचनाकार कौन नहीं है, इसको ध्यान समझिए, क्योंकि नहीं की बात कही, ऐसा प्रश्न जरूर एक बार एग्जाम्स में रहता है। नहीं बच्चे गलत कर देंगे कि आपका नहीं पढ़ते ही नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से पढ़ना है कि जो द्विवेदी युग है उसके रचनाकार कौन नहीं है। तो आप देखिए ध्यान से, एक आपका मिल रहा है प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वह है हरिऔध जी हैं। ठीक है, और दूसरी अगर जो बात करें साकेत, तो साकेत की मैथिली शरण गुप्त जी हैं, आपको पता होगा। जो है भारती, इसके भी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और यहाँ आप देख रहे हो चौथा यानी कामायनी, कामायनी के जो आपको पता है ये छायावादी युग की कवि हैं, और ये सभी आपको द्विवेदी युग के देखने को मिलता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कौन नहीं है, तो कामायनी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि कामायनी अभी आपने पढ़ा है तुरंत कि ये छायावादी युग के है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। अब उसके बात करें 5वें नंबर प्रश्न की, तो 5वां नंबर प्रश्न जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वह निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। कौन सी कृत जो आपको देखने को मिल रहा है वह महाकाव्य नहीं है, ये बात आपसे कहा जा रहा है। तो देखो पहले नंबर समझ लो ध्यान से कि यहाँ पर ये जो साकेत है यह भी आपका महाकाव्य है, रामचरितमानस ये भी जान रहे हो महाकाव्य है, पद्मावत जो है आपका यह भी महाकाव्य है, ये जो मामा आपका देखने को मिल रहा है यह एक काव्य है। ठीक है, तो मामा आपका काव्य हो गया, यानी ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, यह एक महाकाव्य नहीं है, यह एक काव्य है। ठीक है, तो तीनों प्रश्न आपको इस तरह से आपको गद्य और पद्य से 5-5 MCQ देखने को मिलते हैं, जिनके 5-5 अंक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो आपका देखने को मिल रहा है वह यह है कि आपसे देखिए प्रश्न यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 × 2 दिया गया बराबर 10, यानी कि यह गद्यांश है, उसमें रेखांकित बातें जो रहेंगी उनका संदर्भ भी लिखा, उनका व्याख्या करना होगा, संदर्भ भी निकालना होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है, तो ये प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये लगभग में मेरे हिसाब से जो है आप राष्ट्र का स्वरूप जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा वह उस चैप्टर से लिया गया है, उस गद्यांश से लिया गया है। और साथ ही साथ इनके जो लेखक हैं वह है विष्णुदेव शरण अग्रवाल। तो ये आप सभी जान रहे होंगे कि ये इनके क्या होंगे। तो अगर जो आपसे जो प्रश्न यहाँ दिया जाएगा उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। कुल आपको देखिए 5 प्रश्न ऐसे दिया जाएगा और हर प्रश्न पे 2 अंक आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि हर प्रश्न पे 2 अंक देखने को मिलेगा और कुल 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें और डिटेल में, तो आप देख पा रहे हो कि जो उपयुक्त गद्यांश है उनका संदर्भ सहित पहले व्याख्या कर देना। तो आपको लिखना अच्छे तरीके से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से, ठीक है, लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता आप लिखते हो जो आप, ठीक है, वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो रेखांकित बातें हैं उसको लिखिएगा। बाद में यहाँ प्रश्न भी देखिए दिया गया है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो यहाँ बहुत आसान शब्द में इसका आंसर आप देख पा रहे हो। यहाँ देखिएगा धरती माँ कोख से फिर ये निधि होती है जिससे वसुंधरा कहलाती है। तो यहाँ तो देखिए इसका आंसर आपको देखने को ही मिल जाता है। तो ऐसे तमाम पार्ट हैं इसके अंदर, बहुत ईजिली आप आंसर दे सकते हो, तो बहुत टफ नहीं होता है। आप चाहो तो ऊपर वाला करो, नहीं तो नीचे वाला भी आपका देखने को मिल जाएगा। तो नीचे वाला देखिए तो और आसान, क्योंकि आपका सीधे कह दिया गया अशोक का फूल, तो ये उसी चैप्टर से लिया गया है कि अशोक का फूल है। और इसके रचयिता आपको पता होगा ऑब्वियसली कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होते हैं। तो इनका संदर्भ भी आप लिखेंगे और रेखांकित बात जो दिया गया है उसकी व्याख्या भी आपको करनी होगी, तथा लेखक क्या कहना चाहता है इससे यह भी आप लिखने हैं। गद्यांश के भाव भी लिखने हैं। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो गद्यांश जो है, गद्यांश की भाषा शैली की जो है विशेषताएं भी आपको बतानी है। तो 2-3 चीज़ें इसमें आपको 5 प्रश्न देखने को ऐसे मिलेंगे, तो आपको इस तरह से इसको भी कर देना रहता है। ठीक है, अब ऐसे आपका गद्य का मिलता है, ऐसे ही आपका पद्य का भी मिलेगा। पद्य का आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिया गया रहेगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पर जो पहला आपको देखने को मिलेगा, जैसे दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो आपका है ये कहीं ना कहीं किसी एक पार्ट से लिया गया है। अब ये पार्ट कौन सा है, तो जो आप कैकेयी के अनुताप पढ़ते थे उससे ये लिया गया है। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके मैथिली शरण गुप्त जी होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होगा, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। और इसके जो क्वेश्चन आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ व्याख्या करना है, रेखांकित जो अंश है उसकी व्याख्या कर देनी है।
और उसके बाद वहाँ पर जो प्रश्न दिया रहेगा, अलंकार कौन सा यूज किया है, पद्यांश का भाव क्या है, भाषा शैली बताइए, तो इन सब चीज़ों को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि लेंदी वीडियो नहीं करनी है, तो इसी हिसाब से आपको बताना जा रहा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर यहाँ पर आपका जो है, यहाँ देखिएगा, लज्जाशील जो है पथिक जो है महिला जो है दृष्टि होती है, ऐसे करके आपका ये दिया गया है। और यहाँ जो रेखांकित बात है इस पे कहीं ना कहीं से प्रश्न आएंगे इसमें, तो ये चीज़ें हो जाती है। अब ये भी पूछा जा रहा है कि ये किस प्रश्न से या किस पाठ से लिया गया है, तो यह भी आसान ही आपका है। उसी तरह से इसको भी मैनेज करना होगा, क्योंकि देखिए ये आपका जो होता है, ये जो आप पढ़े थे मातागत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मातागत ये विशेषताएं जो है उससे लिया गया है। और यहाँ पर आप उसी का पार्ट ये भी है, मैथिली शरगुप्त का रचना हो सकता है, जो भी आप समझ सकते हो। देखिए अगर जो आपका ऊपर वाला तैयार है तो आप नीचे वाले को मत कीजिएगा, अथवा जहाँ लिखा रहता है सिर्फ एक को करना रहता है, भूलवश दो मत कर देना, नंबर कट जाता है। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से देखिएगा, जो भी आपको समझ में आए वो आप जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ आपसे क्या होगा कि आपसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि प्रश्न नंबर 5 में जो है आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो लेखक है उसकी जो है रचनाएं भी लिखनी है और उसके जीवन परिचय भी लिखने हैं, या साहित्य जो परिचय है आपका लिखना है। तो देखो पहले नंबर बात हम बता दें कि पद्य के भी ऐसे आते हैं, गद्य के भी ऐसे आते हैं। देखिए अधिकतम जो शब्द है वो 80 शब्द कह रहा है, लेकिन आप जो है कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो तो एक पेज में लिख दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, APJ अब्दुल कलाम का है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, इन सभी का आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी में से आप जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, उनकी कृतियां भी याद कर लीजिएगा। फिर आपसे यहाँ प्रश्न एक कवि के बारे में पूछा जाएगा, मैथिली शरगुप्त जी के बारे में, या सुमित्रानंद पंत आप हो सकती हैं, या तो फिर रामधारी सिंह जी, इन सभी में से किसी का भी आप याद कर लीजिएगा। ये 80 शब्द से ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आप एक पेज लिखने का प्रयत्न कीजिए, या उससे कम ही रहेगा तब भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखिए हिंदी का अर्थ यही है कि जितना आप स्पष्ट करके लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको देखने को मिलता है। राइटिंग में विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें राइटिंग में नंबर काटे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न 6 की बात करें तो यहाँ जो प्रश्न आपका 6 रहेगा यह है बहादुर अथवा पेंचलाइट जो कहानी है उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालना रहता है। जो आपने कहानी पढ़ी होगी बहादुर या पेंचलाइट, जो आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी उसमें आपको उसके सारांश यानी उसकी थोड़ी थोड़ी बातें आपको लिख देनी होंगी। लगभग एक पेज में प्रयत्न कीजिएगा लिखने का। नहीं आपको ये याद है तो आप देखिए ध्रुव यात्रा जो आपकी है कहानी का कथा वस्तु सब अपने शब्दों में प्रस्तुत करना कि कैसे कैसे क्या हुआ। देखो कहानी इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से, तो पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और बहुत अच्छा ये कहानी है। आप एक बार पढ़िएगा जरूर, पढ़ करके आराम से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है कि 7वां नंबर प्रश्न रहेगा स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न पर आप देखिएगा। देखिए हर जिले में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर जो आप सिद्धार्थनगर जिले से हो या संत कबीरनगर जिले से हो तो अलग अलग जिले से अलग अलग जो है आपका खंड काव्य देखने को मिलता है। तो यहाँ आप जो देखेंगे तो यहाँ आपको जैसे सिद्धार्थनगर जिले से आप सभी बच्चे हो तो वहाँ पर श्रवण कुमार को देखने को मिलता है। तो श्रवण कुमार का यहाँ पर आपको खंड काव्य नायक का चित्र करना, यानी सिर्फ श्रवण कुमार के बारे में ही लिखना है और नजर आपके और किसी के बारे में आपको नहीं लिखना है। यहाँ आपका इतना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें कि किसके बारे में क्या करना है, तो यहाँ आप उसके बाद लिखोगे श्रवण कुमार का जो खंड काव्य के आधार पर जो दशरथ का चित्र आप लिखोगे कि दशरथ के चित्र के बारे में भी आपको यहाँ लिखना है। तो दोनों में से कोई एक लिखना है आपको। यह आप जो है एक कम से कम एक पेज में इसको भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। 5 अंक इस पे आधारित रहते हैं, 5 अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। फिर अगर जो बात करें देखिए ऐसे मुक्ति यज्ञ है, मुक्ति दूत है, तमाम है, आप अपने हिसाब से अपने ज़िले के आधार पर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, फिर अगर जो हम बात करें देखिए आपका जो खंड का है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी खंड का आपका 7 प्रश्नों तक आएगा और खंड का जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप दूसरा पेज यूज कीजिएगा। ये नहीं कि उसके नीचे लिख दें, ऐसा कुछ ना कीजिएगा। दूसरा पेज यूज करके उसके ऊपरी भाग पे पहले लिखेंगे खंड खा। ठीक है, मध्य में लिखिएगा, उसके बाद जस्ट दूसरे लाइन में लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 8। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखने के बाद यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो संस्कृत गद्यांश आपको दिया रहेगा, उसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो आसान है, टफ नहीं है, आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद भी करना है इसमें। तो आपको क्या करना होगा, आराम से देखिए। तो पहले आपको क्या है पढ़ लेना अच्छे तरीके से कि क्या ये कह रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं महामना विद्वान वक्ता ऐसे करके दिया गया है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको करना क्या है, देखिए पहले आप प्रश्न को क्या कीजिए, महामना ऐसे लिख करके डॉट लगा करके आप लास्ट में एवासीत ऐसे एवासीत बोल दीजिए, ऐसा जो भी है आपका ऐसे लिखिएगा। फिर उसके बाद आपके अगर जो कहा जा रहा है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, संदर्भ आप लिख दीजिएगा।
संदर्भ आपका कैसा लिखना है आप देख लीजिए। आप लिखेंगे प्रस्तुत आपका गद्यांश है तो ये भी है, आप ये लिख सकते हैं संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए ये संस्कृत दिग्दर्शिका से आपका है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय से लिया गया है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो वहाँ से, तो आपको पूरा नंबर इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर अगर जो ये नहीं आ रहा आपको तो नीचे वाला लिख सकते हैं। ठीक है, जो हंसराज तथो आपका ऐसे करके, तो ये पूरा आपका हो जाता है। यह भी आपका जातक कथा से लिया गया है। ठीक है, वो आपका हो जाता है। फिर अगर जो नहीं सॉरी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपका पद्यांश है ना, ऐसे गद्यांश का आएगा, ऐसे पद्यांश का भी आ जाएगा। तो आपका जो गद्यांश का आ रहा है तो उस तरह से गद्यांश के आप चीज़ों को लिख देंगे, फिर उसके बाद आप पद्यांश की जब चीज़ों को लिखेंगे तो पद्यांश की चीज़ों के लिए जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक पहले से डैट डैट में लिख देना है। फिर जैसे आप लिखोगे तो ये जो आपका है जातक कथा से लिया गया है। ठीक है, अगर जो ये आप करते हो तो जरूरी नहीं है कि ये भी करो, आपको सिर्फ एक ही करना रहता है, इसको ध्यान में दीजिएगा। अथवा जहाँ लिखा रहे वहाँ पर आप सिर्फ एक करेंगे और अनदर कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ ग्रामर पोजीशन आप देख सकते हो। 9वां नंबर जो है यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, इसके अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करने होते हैं। तो जैसा यहाँ मुहावरा दिया गया है तलवार की धार पर चलना, यानी आप आराम से बोल सकते हो अत्यधिक कठिन कार्य करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग तो आप अपने शब्दों में कर सकते हो, इतने निपुण हो चुके होंगे आप सभी। ठीक है, दूसरी बात अगर जो हम करें जो है टाका सा जवाब देना। टाका सा जवाब देने का मतलब क्या होता है, मुंह पर ही कोई चीज़ बोल देना या जवाब तुरंत दे देना, तत्कालीन जवाब देना, यह हो जाएगा आपका अर्थ। ठीक है, फिर कह रहा है दाल में काला होना, यानी आपका है संकटग्रस्त होना या संशयग्रस्त होना, यानी आप यूँ बोल सकते हो कि संशय करना। ठीक है, ऐसा तरीका हो जाता है। फिर बोला है नमक मिर्च लगाना, तो नमक मिर्च लगना का मतलब होता है चिढ़ना या तो फिर क्रोधित हो जाना। तो ये आपका हो जाता है। बाकी अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग आप इसमें निपुण हो चुके हो, उतना करना। एक और ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इतने का नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक का लिखेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर जो आप पहले आप अर्थ लिखते हो तो 1 नंबर आपको वहाँ से मिलेगा, वाक्य प्रयोग करते हो तो 1 नंबर आपको वहाँ से, यानी 2 नंबर तब आपको जाके मिलते हैं। तो ये स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बात 10वें नंबर प्रश्न की बात करें तो यह भी आपका दिया गया है निम्नलिखित शब्द जो है संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर। देखिए एक एक बात को ऊपर वाला जो प्रश्न है उसको पढ़ लीजिएगा जरूर, तभी आप अंदर लिखने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि गलती होने के चांसेस आपको हो जाते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ आपको दिया गया है तथापि जो संधि है इसका विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या हो। तथापि का जो संधि विच्छेद होता है तथा धन अपि हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे लगा देना है, MCQC है यह आपका। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, वह परमेश्वर, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहुत ईजी है आपका, यह भी जो परमेश्वर है उसका संधि विच्छेद आपको देखने को मिलेगा परम धन ईश्वर, यह आपको, यानी सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, आगे हम बात करें अगर जो गायक है तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको ये पता होगा गौधन अक होगा, ये आपका होता है। देखिए आप एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि याद संधि का आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे हम बात अगर जो करें इनमें कि इनमें विभक्ति क्या है और वचन क्या है, तो देखिए विभक्ति वचन का कारक आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। आना दिन नहीं आ रहा है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, 1 नंबर आपका कट जाएगा, बस इतना है। लेकिन देखिए फिर भी कोशिश कीजिए कि आप पूरा का पूरा कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे जो वीडियो के ऊपर लिखा था 95+, तो 100% आप 95+ ला सकते हो। बस आप ये है अंतिम के जो 1-2 दिन है उससे मन से पढ़िए, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत ही कम रह गया है, 24 को आपका पेपर है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखिए जिससे आपका अच्छा नंबर आ सके। देखिए हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हिंदी में अगर जो आप फेल हो चुके हैं समझिए किसी में कितना भी पास कर लें, हिंदी में फेल तो यानी सब में आप फेल ही हैं, आपका कोई जो मार्कशीट है वो मैटर नहीं करेगा ज़्यादा। ठीक है, फिर अगर जो हम बात करें हैं जो आत्मन जो शब्द है यह विभक्ति और वचन इसके लिखने होंगे तो आपका क्या होगा। तो देखिए इसमें तो हमको जहाँ तक मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो इसमें मुझे 2 ऑप्शन काफ़ी सही लग रहे हैं। पहला जो आपका है यह षष्ठी विभक्ति एक वचन मुझे दिख रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, फिर अगर जो हम बात करें डी नंबर की तो ये हमको यह भी सही लग रहा है कि यह पंचमी विभक्ति का एक वचन हो सकता है। तो दोनों में से हो सकता है कोई एक हो, ये क्लियर हो नहीं, हम भी हैं तो दोनों में से कोई एक तो क्लियर हो सकता है, यह दोनों भी हो सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फिर अगर जो हम बात करें सेकंड नंबर ऑप्शन की तो सेकंड नंबर जो है जो नाम जो है विभक्ति जो है इसका वचन बताना है आपको। तो यहाँ जो आपका देखोगे तो इसका विभक्ति जो है ये तो श्योर है आपका षष्ठी विभक्ति और बहुवचन होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ तक। फिर 11वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर जो हम अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पर आपका ये जो दिया गया है ये कहने का मतलब क्या है कि ये शब्द युग्म है, इनके सही जो चयन करने हैं आपको, यानी क्या सही हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं वसन और व्यसन का अर्थ क्या होता है। वसन
और व्यसन का अर्थ क्या है? तो एक देखिए, एक व्यसन का अर्थ होता है वस्त्र और वसन का अर्थ होता है आदत। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी वस्त्र और आदत। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। फिर उसके बाद अगर जो हम बात करें दूसरे नंबर प्रश्न की, तो यहाँ लिखा है अम्बुज, अम्बुज और अम्बुद दो शब्द हैं। तो अम्बुज का अर्थ क्या होगा, अम्बुद का अर्थ क्या होगा? देखिए, इन दोनों का अर्थ यह होता है कि एक का अर्थ होता है कमल और एक का अर्थ होता है बादल। तो अम्बुज का अर्थ यहाँ पर आप देखोगे तो एक कमल हो जाएगा और बादल होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का खा रहेगा वह देखिए क्या है। तो खा नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। यानी एक ध्यान समझिए, किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखना है आपको। मैं फटाफट सबके बता दे रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो अंबर के जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? तो जो अंबर है, अंबर का आपको बहुत आसान से पता होगा कि क्या होगा। एक होता है वस्त्र हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा आकाश। तो आपका आकाश और वस्त्र देखने को मिलता है। ठीक है, इसका अगर जो हम बात करें पट शब्द की, तो पट आपको अच्छे से पता होगा क्या होगा। एक वस्त्र होता है और एक हो जाएगा घूंघट। ठीक है, तो घूंघट आपका हो जाएगा और एक आपका पट हो जाएगा। विधि की बात करें तो विधि का दो शब्द आपको देखने को मिलेगा। एक शब्द आपको विधि का मतलब होता है कानून, एक का अर्थ हो जाता है क्या, आपका ब्रह्मा। तो यानी कि एक हो गया कानून, एक हो गया ब्रह्मा, ये हो जाता है। फिर अगर जो बात करें हम यहाँ पर जो नाग शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? तो नाग का अर्थ यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, एक अर्थ मिलेगी हाथी से और एक का अर्थ हो जाएगा पर्वत से। ठीक है, तो ये दो आप मैंने सभी के अर्थ आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ जितने लिखे थे चारों, इन सभी के अर्थ हमने आपको बता दिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक ही लिखना है। तो अगर जो आप अंबर याद है तो अंबर आप लिख दीजिएगा, या जो भी आपको याद होगा उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर गा नंबर प्रश्न की, तो गा नंबर हम लोग का जो प्रश्न है वह निम्नलिखित वाक्यांशों में के लिए एक शब्द लिखना है। बस एक ही शब्द आपको लिखना है। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, जो आंखों के समान हो, जो आंखों के समान हो, उसका यहाँ पर अर्थ क्या होगा? तो आप देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, जो आंखों के समान हो से क्या बोलेंगे? यहाँ नेत्र सम्मुख होगा या प्रत्यक्ष होगा या क्या हो सकता है? तो जो आंखों का समान हो उसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे यहाँ प्रश्न कहा गया है, जो जानने की इच्छा रखता हो, आपको अच्छे से पता होगा, जिज्ञासु होगा। तो यह आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ देख पा रहे हो कि घा नंबर क्या है। तो घा नंबर में आपका क्या लिखा होगा? इसमें लिखा है किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है आपको। यहाँ शुद्ध करना है दो को, मैं सभी को बता दे रहा हूँ, आप दो ही कीजिएगा, इसको ध्यान से कीजिएगा। 1+1 लिखा है, यानी एक को करोगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा, दूसरे करोगे तो हो जाता है। जैसे सेंटेंस बढ़िए, यहाँ लिखा है तुम तो कुर्सी पर बैठे है, ऐसा नहीं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो यहाँ हो जाता है, ये आपका विवर्तनी सही हो गया। फिर लिखा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अनेकों, अनेकों शब्द कहाँ हो जाता है? अनेक जो है आपका यह है, यहाँ आपका हो जाता है, यानी अनेकों गलत हो जाएगा, अनेक आपका यहाँ हो जाएगा सही। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आपका यहाँ तीसरा जो देखने को मिलेगा, यह लिखा है सम्मेलन में कवित्री के ने भाग लिया। यहाँ पर आपको ये कवित्री शब्द जो है वो गलत विवर्तनी लिखी गई है। यह जो आपका होगा ये होगा कवधन इत्री, इत्री आपका ऐसे देखने को मिलेगा, कवित्री ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है कवित्री, तो आपको शुद्ध विवर्तनी मलक देना है इसको। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। देखिए, दो बार कृपा तो हो नहीं सकता, पहला आपका जो कृपा है वो काट दीजिए। अब आपका शब्द सही है, अनुमोदन करने की कृपा करें। तो ये आपके ऑप्शन जो रहेंगे, इन तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगर जो बात करें 12वें नंबर प्रश्न की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपका है, जिसमें कहा गया वीर रस और हास्य रस के अस्थायी भाव के साथ इनका उदाहरण लिखिए। तो बहुत आराम से है, आप बता सकते हो कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है। आपको अच्छे पता होगा कि वीर रस का क्या हो जाता है, हास्य रस का। तो हास्य रस का जैसे आपको पता है हास्य होगा, तो आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हो। चेतक तलवार उठा करता था बोतल पानी को, राणा प्रताप सरकार का कथा सफल जमाने को। इस तरह से आप लिख सकते हो, उदाहरण भी उसके हो जाएंगे और आपका उसका अस्थायी भाव भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब वीर रस की बात करें तो वीर रस का अस्थायी भाव होता है वीर, आपको पता है कि वीरता ही का सिंबल, तो वीर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो आप लिख सकते हो चर चेतक तलवार, इसमें आप कर सकते हो चर चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सरकार का करता सबलमानी को। हास्य का तो आप आराम से लिख सकते हो, हास्य का मुझसे मिस्टेक हो जाए। हास्य का होता है भुजनी भुजंगा हास्य, शीश पर गंगा हास्य, हास ही के नंगा भय गंगा के विवाह में। तो आप ये से स्पष्टीकरण मन करें तो स्पष्टीकरण भी कर दीजिएगा, अच्छा नंबर आपको देखने को मिलता है वहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बात करें अगर जो हम खा नंबर, तो ये श्लेष अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, देखो इतनी बार बताया गया आप सभी को, पहले भी मैंने प्रिपरेशन कराते से प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको मैंने सॉल्व कराया था उस टाइम में भी। ठीक है,
जब इससे पहले बच्चे पेपर दे रहे थे, तो उस टाइम में भी मैंने इसके श्लेष अलंकार, उपेक्षा अलंकार के बारे में बता दिया है, इसके लक्षण उदाहरण, तो आप वो समझ लेना भाई, ठीक है, अच्छे तरीके से। गा नंबर की बात करें तो ये दोहा और छोटा छंद है, बहुत आसान है और इतना आसान है कि आपको क्या बताऊं, हर बार पढ़ाया जाता है और ये आपके प्रैक्टिस पर है, 1-2 बार देख लेना अच्छे से, और नहीं अगर जो आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताओ, मैं आपको इस पर भी पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, आज आराम से लिख सकते हो और वही आने वाला है, अदर कुछ नहीं आएगा, आपका 2 नंबर आपके साथ ही होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। फिर आपसे यह प्रश्न कहा जाएगा कि जो बैंक में खाता खोलने हेतु जो है प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, इस तरह से देखो यहाँ पर 2+4 लिखने का मतलब क्या होता है। तो पहले चीज़ देखो, जब आप कहीं बैंक में खाता खोलने जाते हो तो उसमें सिस्टमेटिक चीज़ें लिखते हो, जैसे आप लिखते होगे सेवा में प्रबंधक महोदय, फिर ये ब्रांच अपना लिखते होगे, फिर ये फला जगह कहाँ पर है, फिर महोदय आपसे निवेदन है, इस तरह से, और ये जगह का नाम यहाँ पर लिखते हो। मतलब ये जो आप सीक्वेंस लिख रहे हो ना, ये तरीका, इसमें आपका 2 नंबर मिलता है। जो आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हो इस पर आपका 2 नंबर मिलता है। आपने इसको उसमें भी अपने जो क्लास टीचर्स होंगे या आपके प्रबंधक होंगे उनको आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, उस तरह से लिखना, जैसे सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख कर देते हो, उसमें 2 नंबर आपको मिलते हैं, ये ध्यान समझिएगा। लेकिन यहाँ बैंक के जो शाखा मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उनको आपको ये जो है प्रार्थना पत्र लिखना है, तो वो आपके 2 नंबर वहाँ से हो जाएंगे और 4 नंबर जो बातें आपने लिखी हैं उसमें आपको देखने को मिलता है, यानी टोटल आपको 6 नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, शहर में जो है संक्रमण बीमारी की तरफ जो जिलाधिकारी हैं उनको आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो भवाह, कई प्रकार की बीमारी आती है, गंदगियाँ हमने कर डाली हैं, तो वो सभी चीज़ें इसके लिए हो जाती हैं। फिर आप बात करें 14 नंबर प्रश्न की, तो 14वां नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलता है, किसी एक का जो है आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा। तो जैसे आप देख सकते हो देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, यह इसमें भी आप आराम से लिख सकते हो। देखिए, आप पहले प्रस्तावना लिखिएगा, रूपरेखा की सभी बातों को लिख करके, एक हेडिंग लिख करके तब आप लिखिएगा। देखिए, इससे आपका जो नंबर मिलने के चांसेस वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। देखिए, 2 नंबर कहने का मतलब क्या है, 2+7 का मतलब क्या होता है कि 2 नंबर आप जो है आप उसमें प्रस्तावना लिखें, रूपरेखा लिखें, उस पर मिलता है। 1 नंबर प्रस्तावना पर मिलता है, 1 नंबर रूपरेखा मिलता है, फिर आपका जो थियरी जो आपने लिखी है 7 नंबर उस पर मिलता है। तो एक सिस्टमेटिक तरीका आपको दे देता है एग्जाम में कि ऐसे ऐसे नंबर में दूंगा, ऐसे ऐसे नंबर काटूंगा। बार बार बच्चे कहते हैं सर स्टेप मार्किंग क्या होती है, तो यही स्टेप मार्किंग होती है। जिस तरह से आप सिस्टमेटिक लिखोगे उसी तरह से आपके नंबर मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले आपका हो जाता है ये चीज़ें। दूसरा आपका है आतंक पर की समस्या और समाधान, उसके बाद आतंकवादी पर समस्या और समाधान के लिए लिख देना। तीसरा आपका जो होता है वृक्षारोपण का महत्व आपको बता देना, इस पे निबंध लिखना है। विद्यार्थी और राजनीति पर लिख देना है। देश की समृद्धि और विकास में जो है समाचार पत्रों की भूमिका है। अगर इसमें से कोई भी आपको पढ़ना हो, कोई भी चीज़ें आपको नहीं आ रही हो तो मुझसे कमेंट कर बताइए, मैं अपने शब्दों में काफ़ी कम शब्दों में आपको लिख करके बता दूंगा, ठीक है, समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो 14 नंबर प्रश्न है ये सभी सॉल्व हो जाएंगे। टोटल आपका जो है 100 नंबर का आता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों लिखा आपका कि 95+ आ सकता है। देखिए रीजन है, मान लीजिए आपने सपोजन लिखा है, थोड़ी सी आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी या थोड़ा सा और भी दिक्कत हो जाए तो उस तरह से आपके थोड़े बहुत प्रश्न आपके हो सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या होता है कि संस्कृत के अनुवादन करने में दिक्कत हो, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं उसके, तो हो सकता हो आपने संस्कृत का अनुवादन किया है, 1 नंबर उसमें से 2 नंबर उसमें से कट गया हो तो आपका 100 में से 2 नंबर वो लेस हो गया। या हो सकता हो आपने कहीं कोई भाषा शैली लिखी हो, कोई भी चीज़ें लिखी हो तो उसमें विवर्तनी में गलत हो गया हो, तो वह चीज़ें आपको मिला करके मैं कह सकता हूँ कि 5 नंबर ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा कट सकता है, बाकी सभी 95 नंबर आपके हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितना टेंशन मत लेना कि टेंशन लेकर के आप जाएं एग्जाम में और पूरा चीज़ें जो आपको आ भी रहा हो वह भी आप भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप आराम से जाइएगा, पेपर लिखिए आराम से, जिससे आपका जो 95+ नंबर है वह 100% आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा और भी बच्चों के साथ, जिससे उनके 1-2 दिन में जो आप प्रिपरेशन हो अच्छा हो पाए। इसी तरह से आपको प्रश्न आने वाले हैं, अदर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए इस PDF को और आराम से प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।